बेटे आप करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो लगता है वो लगता है सर्विस सेक्टर। तो सबसे पहले थोड़ा मीनिंग और फीचर्स डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लाइड वेयर स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज आर रेंडर्ड ईदर बाय एन अंडरटेकिंग और बाय अ सर्विस कॉस्ट सेंटर विद इन अ अंडरटेकिंग। समझे? जैसे मेट्रो वाले, वो हमें एक सर्विस देते हैं तो वहां पर क्या लगेगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट। टैक्सी वाला है, हमको सर्विस देता है, वहां क्या लगेगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट। टैक्सी का आप पेमेंट कैसे करते हैं? पर किलोमीटर। सिनेमा हॉल में जाते हैं, पर शो पर सीट पेमेंट करते हैं आप, और एक सर्विस लेके आते हैं। ट्रेन में जाते हैं, क्या लेके आते हैं? सर्विस लेके आते हैं। संभव वगैरह में तो बल्ब भी उठा लाता हूँ, पंखा भी ले आता हूँ। पर वैसे देखा जाए जब हम किसी की सर्विस अवेल करते हैं तो हम क्या लेके आते हैं? सर्विस लेके आते हैं। ये सर्विस ऑपरेट कर रहे हैं ना, ऑपरेटिंग वर्ड किससे रिलेटेड है? सर्विस। इवन आप फोन करते हैं, फोन में भी तो क्या होता है? पर मिनट सर्विस मिलती है या पर सेकेंड मिलती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पूरी अंडरटेकिंग का भी हो सकता है और एक अंडरटेकिंग के पार्ट का भी हो सकता है। जैसे हम कुछ काम करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उसके लिए हम अपने 3 डिपार्टमेंट्स की सर्विस लेते हैं, तो उन 3 डिपार्टमेंट की सर्विस की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसलिए उसने बोला ईदर बाय एन अंडरटेकिंग और बाय अ सर्विस कॉस्ट सेंटर विद इन अ अंडरटेकिंग। एक्चुअली मीनिंग समझ नहीं आता कई बार बच्चों को, इसलिए मैंने खोल के समझा दिया। कोई डाउट बेटा इसके अंदर? फीचर्स ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जैसा कि मैंने अर्ज किया वहां यूज होती है जहां पर आप सर्विस लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी तो हो गया बिजली जो आप यूज करते हो, रोड ट्रांसपोर्ट, बस पीटीसी यूज करते हो आप, टैक्सी यूज करते हो, रेलवेज, हॉस्पिटल्स पर बेड पेमेंट करते हो, सर्विस लेते हो आप, होटल्स पर रूम पे करते हो, रूम की सर्विस लेते हो, सिनेमा हॉल्स शो देख के आते हो। तो इट इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच ऑपरेशन रेदर देन द प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस के अंदर मान लो 6 ऑपरेशन अलग अलग है, तो हम हर ऑपरेशन की पर यूनिट कॉस्ट निकालें, तो पूरे प्रोसेस की ना निकालकर एक उसके डिफरेंट ऑपरेशंस की निकालते। क्लियर? ये वही लग पाता है जहां पर ऑपरेशन डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, तभी तो उसकी कॉस्ट निकाल पाओगे। पर यूनिट कब निकाल पाओगे? जब उसका यूनिट अलग हो। सोचो, डिस्टिंक्ट हो तभी निकाल पाएंगे ना। क्लियर? अब इसमें क्या होती है? 2 बातें होती है। मैं पहले अपने डायग्राम से आपको समझाता हूं। जब हम बात करते हैं ना ऑपरेटिंग कॉस्ट की, तो हमारा ध्यान 2 बातों की तरफ आकर्षित होता है। एक कॉस्ट, इस टॉपिक के लिए हम कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक स्टैंडिंग कॉस्ट जिसको आप फिक्स कहते हो, और एक रनिंग कॉस्ट जिसको आप वेरिएबल कहते हो। तो हम 2 पार्ट्स में पसंद करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हम कार चलाते हैं, हम जानना चाहते हैं कार की कॉस्ट पर किलोमीटर क्या है। तो कार का डेप्रिसिएशन खर्चा है, पेट्रोल खर्चा है। सपोज हमारी टूर कंपनी है, टूर ऑपरेटर है, टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी वाले, आम भाषा में बोले टैक्सी चलाते हैं, तो हमारे जो खर्चे हैं हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे।
स्टैंडिंग और रनिंग। रनिंग के एग्जांपल देगा ये बच्चा, वेरिएबल खर्चों का। जितने किलोमीटर चलाएंगे तो पेट्रोल, राइट। और बताइए आप, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सर्विस कराते हैं ना, आपको पता होगा सर्विस हर 5000 किलोमीटर पे होती है, तो ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा सर्विस करानी पड़ेगी, तो वो रनिंग हो गया। ये बात समझिए, अगर हम सर्विस को हर 3 महीने में कराते हैं तो सर्विस हो गई फिक्स्ड, और हर 5000 किलोमीटर पे कराते हैं तो सर्विस हो गई वेरिएबल। टैक्सी वाले के लिए सर्विस वेरिएबल होती है, आपके लिए मेरे लिए सर्विस हो सकता है फिक्स्ड हो जाए, क्योंकि टैक्सी वाला तो खूब टैक्सी चलाता है, तो उसके लिए तो टैक्सी की जो रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रनिंग हो जाएगी, क्योंकि वो तो हर 10,000 किलोमीटर पे कराएगा ही, वो 10,000 तो 1 महीने या 2 महीने में चला देगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जब रोहिणी रहता था, पीतमपुरा रोहिणी रहता था, मेरी गाड़ी कम चलती, तो मेरी गाड़ी को मुझे 10,000 किलोमीटर या 6 मंथ पे सर्विस कराना होता था, तो मेरी 10,000 किलोमीटर चलती नहीं थी 6 मंथ, 7-8 हज़ार ही चलती थी, तो मैं 6 महीने में सर्विस करा लेता था, तो सर्विस मेरे लिए क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। अब मैं चला गया गुड़गांव, तो मेरी महीने में चल जाती है 4,000 किलोमीटर, तो अब तो मुझे हर 2.5-3 महीने बाद सर्विस करानी पड़ती है, जैसे ही 10,000 होता है मैं सर्विस करा लेता हूँ, तो अब मेरे लिए देखा जाए सर्विस क्या हो गई, वेरी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आई बात समझ। तो जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए रिपेयर मेंटेनेंस क्या होती है, वेरी। ये बच्चा बहुत बोल रहा है, देखिए मैं इससे प्रश्न पूछूंगा, गलत जवाब देगा, देखिए फिर ये शांत होकर बैठेगा। डेप्रिसिएशन क्या होगा सर? जो गाड़ी जो टूर ड्राइवर वाला है ना, उनके तो कर रखिए क्लास अटेंड में दी कब क्या रखिए सर मैंने। डेप्रिसिएशन ज्यादातर लोग बोलेंगे कि फिक्स्ड हो, एक बार एक बच्चा बहस भी कर रहा, टूर ऑपरेटर के लिए डेप्रिसिएशन वेरिएबल, क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी तो बहुत जल्दी डेप्रिशिएट हो जाती है, टूर ऑपरेटर तो बहुत चलाते हैं। तो बच्चा मेरे से एक बात बहस कर रहा था, क्योंकि आपको भी ये डाउट आएगा, ये मतलब कुछ चीजें होती है जो 99% लोगों को डाउट आता है, तो मैं सोचता हूं वो मेरे से पूछे उससे पहले मैं ही बता। अब सुनना, एक क्वेश्चन में दे रखा था डेप्रिसिएशन लाइफ ऑफ व्हीकल या लाइफ ऑफ ट्रक 5 इयर्स, और डेप्रिसिएशन निकालना था। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। अब ये निकला है डेप्रिसिएशन पर ईयर। अब बेटा आप बताइए फिक्स्ड है या रनिंग है? देखिए अब ये संभव भी बोल रहा है फिक्स्ड, ये रनिंग में ही आएगा सर। अगर पर किलोमीटर दे रखा होता ना, कितने किलोमीटर कब सर वो होता? बोलिए बेटा, नहीं आप पहले बोल ले और फिर मैं बताता हूँ। आपने अपना विचार प्रकट कर दिया। देखो इस बात को समझो, जब हम ट्रक की लाइफ कह रहे हैं ना 5 इयर्स, तो हम 5 ईयर उसके यूसेज के बेस पे तो कह रहे हैं, वो कंपनी बहुत ट्रक चलाती है ना, तो इसलिए उसने 5 ईयर लाइफ बोली। इसको यूं समझो जैसे प्रोजेक्टर है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब ये प्रोजेक्टर रोज चलता है 8-9 घंटे माइस में, इंस्टीट्यूट में हमारे। अब आप मेरे से पूछेंगे सर प्रोजेक्टर की लाइफ क्या, मैं बोलूंगा 1 साल। मैंने 1 साल क्यों बोली, रोज 8-9 घंटे चलता है। अब यही प्रोजेक्टर अगर मैंने घर में रखा हो ना, वहां चलेगा महीने में 8-9 घंटे मुश्किल से। कितनी पिक्चर प्रोजेक्टर भी देख लूंगा मैं, 4-5-6 भी देख लूंगा तो 20 घंटे चल गया। वहां मेरे से पूछोगे इसकी लाइफ क्या, मैं बोलूंगा 10 साल। नहीं मेरी बात समझ में? तो जब वो ट्रक वाला कह रहा है जिसका काम ही ट्रक लॉरी का है, ट्रक पे माल ढोता है, जो लोडिंग वाली कंपनी क्या बोलते हैं, ट्रक वाली कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो होती है कार्गो वाली, तो वो जो अपने लाइफ बता रहे हैं ट्रक की 5 साल, वो इस बात को ध्यान में रख के बता रही है ना कि हमारा तो महीने में ट्रक 10,000-15,000 किलोमीटर चलेगा। तो ये कह देने से कि ट्रक का डेप्रिसिएशन पर ईयर है, वो फिक्स नहीं हो जाता बेटा। जचा मैंने आपको पॉइंट? गुड। ये पॉइंट कई बच्चे नहीं समझ पाते, वो घूम के फिर एक बात बोलते हैं सर पर है तो पर ईयर। भाई पर ईयर को नहीं पकड़ो आप, वो पर ईयर भी यूसेज के हिसाब से हुआ ना। आप मेरी बात समझ गए होंगे? हाँ,
आपके मेरे लिए, कमर्शियल गाड़ी पे हो ना ये। कमर्शियल गाड़ियों के लिए डेप्रिसिएशन वेरिएबल ही होता है, आपके मेरे लिए फिक्स हो सकता है। लेकिन जैसे मेरी भी गाड़ी बहुत चलती है आजकल, तो मैं भी फिर डेप्रिसिएशन क्या ले लूंगा, वेरिएबल। फर्क होता है। टायर है, बहुत सही बात है ना। पढ़ाई एक अलग चीज है, क्वेश्चन करना एक अलग बात है, नॉलेज आना एक अलग बात है। टायर है, अब आपके मेरे लिए टायर जो है ना फिक्स कॉस्ट की तरह है। बता रहा हूं, अब जैसे मैं पहले प्रीतम को रोहिणी रहता था जब, तो मैं नोट करता था कि एक्चुअली टायर रबड़ का बना होता है, आपको बताइए रबड़ का ही होता है ना, उसकी लाइफ होती है 4 या 5 साल में टायर जो है कमजोर हो जाता है। तो अगर आप गाड़ी कम भी चलाते हैं तो आपका टायर घिसेगा नहीं, पर वो अकड़ जाएगा। मेरे पास होंडा सिटी होती थी तो मैं गाड़ी चलाता तो बबलिंग करती थी। अब मुझे लगा शायद इसके शॉकर या एक्सिल में, मैंने एक आध को दिखाया ये बदलवा लो वो बदलवा लो, तो मेरे मन में वहम रहा। मैंने एक और को दिखाया जानकार को, बोला सर आप इसके टायर बदलवा दो, अभी गाड़ी एकदम स्मूथ हो जाएगी। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, मैं कैसी बातें करता है। कहता सर आपके टायर हो गए 6 साल पुराने, 7 साल पुराने, घिसते तो है नहीं, चलाते कम हो आप, खत्म हो गए टायर। मगर सारे तो घिसा ही नहीं है, ट्रेड सारे नजर आ रहे। कहते जी वो अकड़ गए, आप बदल के देखो। मैंने कहा चलो यार बदल के देख ले, तो मैंने बदल के देखा, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो। तो बबलिंग भी बंद हो, क्योंकि वो अकड़ने की वजह से वो टायर लिफ्ट नहीं उठा पा रहा। तो टायर आपके मेरे लिए फिक्स्ड की तरह हो जाते हैं, हमें हर 4 या 5 साल में बदल देना चाहिए अगर गाड़ी का सही मजा लेना है। लेकिन जो टूर ऑपरेटर है, जैसे टायर की लाइफ कितनी होती है, 60,000, 70,000, 1,00,000 किलोमीटर के। अब जो टैक्सी चलाता है, अगर उसकी महीने में टैक्सी चलेगी 10,000 किलोमीटर, तो उसका तो 8-9 महीने में टायर क्या हो जाएगा, साफ। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो टायर भी क्या हो गया एक प्रकार से रनिंग कॉस्ट, किसके लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। तो ये सब चीजें देखनी होती है। तो इन क्वेश्चनों में ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हम रनिंग में डालेंगे, आपको क्या लगेगा, फिक्स में डाल, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से सोचोगे ना। जच गई आपकी बातें सर। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है स्टैंडिंग और रनिंग का। वैसे फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आएगा। जैसे मैं पूछूं कि भाई आपके घर में कितने सदस्य हैं, आप अपने आप को माइनर में ले लो या मेजर में ले लो, सदस्य तो क्या रहेंगे। मैं गलती से आप हो मेजर, आप सोच रहे हो मैं माइनर हूं, या आप हो माइनर, आप सोच रहे हो मेजर हूं, गलत भी सोच रहे हो तो भी आंसर क्या आएगा, सदस्य तो उतने ही रहेंगे ना। इसी तरह स्टैंडिंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट अगर हमने गलती से इंटरचेंज भी कर दी तो फाइनल आंसर तो क्या आता है, सेम। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, परेशानी, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में इसकी चर्चा आती है। तो ये बात क्लियर हो गई अब। दूसरा होता है जिनकी हम बात कहते हैं, इनको हम कहते हैं यूनिट्स। क्या कहते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स होते हैं बेटे 2 तरह के, एक होते हैं प्रोडक्टिव और एक होते हैं अनप्रोडक्टिव। मेरी भाषा में कमाऊ उड़ाऊ। बच्चे भी 2 तरह के होते हैं ना, एक बच्चा होता है कमाऊ, वैसे मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, अच्छे पैसे कमाता है, माँ बाप का नाम रोशन करता है, घर को आगे बढ़ाता है। एक होता है उड़ाऊ, बस पैसे उड़ाता रहता है। एक बच्चा मेरे पास आता था, बहुत पैसे उड़ाता था, मैं देखता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, मैंने बेटे आपको बेटा अच्छा लगता है आप इतने पैसे उड़ाते हो, मुझे लगता है आपके पापा अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी बात है, तो बेटा इस तरह आप वेस्ट करते हो। मैंने कई बार देखा आप क्लास में बहुत पैसे वेस्ट करते, मोबाइल नया ले आएगा, 2-4 दिन बाद फिर दूसरा मोबाइल, दोस्तों को पार्टी दे रहा है क्लास में फालतू की। मैंने बड़ी अच्छी बात है। कहते नहीं सर फ्रेशनेस के लिए करना पड़ता है। मैंने कहा यार ये फ्रेशनेस वाला क्या मतलब, मेरे तो समझ में नहीं आया। कहते सर देखो सर कमरा होता है ना, मैंने बोला हाँ। कहते उसकी एक खिड़की खोल दो कमरे में फ्रेशनेस आएगी। मैं कैसे आएगी बेटा, एक खिड़की खोल दोगे तो हवा आएगी जाएगी, नहीं तो वो फ्लो तो बन ही नहीं पाएगा। हाँ सर दोनों खिड़कियां खोलेंगे तभी फ्लो बनेगा ना। मैंने कहा कहते मेरे पापा बस कमाते हैं खर्चते नहीं है। आगे की बात आप समझ गए होंगे। घर में ना फ्रेशनेस नहीं रहती, पैसा आता रहता है, जाता है नहीं, हवा जाती नहीं है तो फ्रेशनेस कैसे आएगी। कहते मैंने जाने वाली खिड़की खोल दी तो अब घर में फ्रेशनेस है। तो भैया जो बच्चे हैं वो कमाल के हैं, उनसे कोई नहीं जीत सकता। इसी तरह
उड़ाऊ भूत और कमाऊ भूत, दो तरह के यूनिट्स होते हैं। यहां पर हम उसको क्या बोल देते हैं, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, और अपनी देसी भाषा में कमाऊ, उड़ाऊ। अब इसको समझिए, एक टैक्सी वाला है, वो घर से निकलता है, सवारी ढूंढता है, बिठाता है, छोड़ता है, फिर सवारी ढूंढता है, बिठाता है, छोड़ता है, फिर सवारी ढूंढता है, बिठाता है, छोड़ता है। अब वो सारे दिन में मान लीजिए या पूरे महीने के अंदर 4000 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, जिसमें से 800 किलोमीटर उसके वेस्ट हो जाते हैं घर से टैक्सी स्टैंड में जाने में, टैक्सी स्टैंड से घर जाने में, शाम को पेट्रोल वगैरह भरवाने में, सवारी को ढूंढने में, और 3200 किलोमीटर ही एक्चुअली सवारी उसकी गाड़ी में बैठ के उसको पेमेंट करती है। तो उसके खर्चे तो 4000 के टोटल यूनिट्स पे हो रहे हैं ना उसके, 4000 पर जब वो अपनी कॉस्ट निकालेगा ना पर किलोमीटर, तो वो अपनी टोटल कॉस्ट को 4000 से डिवाइड नहीं करेगा, वो 3200 से डिवाइड करेगा। 3200 से डिवाइड इसलिए करेगा क्योंकि 3200 यूनिट ही तो उसको दाल रोटी कमा के दे रहे, यानी 800 का भार भी 3200 ही उठाएगा। अब मान लो अब दो भाई है, एक भाई बिल्कुल निकम्मा काम नहीं करता, तो अब जो अकेला भाई है वो उसके लिए भी तो कमाएगा ना, नहीं मेरी बात सुन, तो बोझ तो किसके ऊपर चला जाएगा, जो कमाता है सिर्फ, वो ज्यादा मेहनत करेगा भाई, चलो सारे घर का गुजारा करना, नहीं मेरी बात सुनो। तो हम क्या करते हैं, टोटल जब कॉस्ट निकालते हैं तो वो टोटल यूनिट्स की निकालते हैं, प्रोडक्टिव की भी, अनप्रोडक्टिव की, उड़ाऊ की भी, कमाऊ की भी, पर जब डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है तब हम केवल प्रोडक्टिव यूनिट से डिवाइड करते हैं, यानी कमाऊ यूनिट्स। कैसा लगा, थीम समझ में आ गई पूरी टॉपिक की, चार्ट ठीक लगा आपको? अब यही बात मैंने जरा थियोरेटिकल वे में लिख के समझाइए, आपको अब अच्छी लगेगी। इधर देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट वी फॉलो स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप 1, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। Divide cost into two categories, standing cost, running cost. अब पहले standing cost की बात करते हैं। It is that cost which remains fixed irrespective of unit produced. अगर हम कार चलाते हैं तो कार का इंश्योरेंस, दिमाग लगाओ, वो तो फिक्स्ड है, कितने भी किलोमीटर चलाओ कार का इंश्योरेंस फिक्स, साल का एक बार। ड्राइवर सैलरी, महीने में आप महीने की सैलरी देते, कम गाड़ी चले या ज्यादा, ड्राइवर को ये थोड़ी गए बेटा इस बार तो गाड़ी चलवाई नहीं, चल तो भूखा जा, उसको ड्राइवर को सैलरी उतनी मिलनी। तो इस तरह के खर्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, स्टैंडिंग होते हैं। और ऑफिस का रेंट, क्योंकि जब आप टूर ऑपरेटर होते हैं तो ऑफिस भी तो मेंटेन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सैलरी सुपरवाइजर वगैरह की, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ये सब क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। अब रनिंग कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट की रनिंग पे डिपेंड करती है। जैसे कार ज्यादा चलाते हैं तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा, कार का डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा होगी, तो ये सब खर्चे किसके अंदर आ जाते हैं, रनिंग कॉस्ट। सो रनिंग कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू दैट कॉस्ट विच वेरीज with number of units produced. अब यूनिट्स की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। कॉस्ट निकालते वक्त आप सब यूनिट्स की कॉस्ट लेते हो या सिर्फ प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव की लेते हो, सब, और डिवाइड करते वक्त प्रोडक्टिव। तो कॉस्ट यूनिट में बी सिंपल लाइक कॉस्ट पर किलोमीटर। कई जगह क्या होता है, सिंगुलर यूनिट होता है, जैसे आप टैक्सी में जाते हैं, टैक्सी वाला भाड़ा कैसे लेता है, कॉस्ट पर किलोमीटर। आप अकेले जाए तो भी आपको उतना ही भाड़ा देना है, साथ में अपने चुन्नू मुन्नू को ले जाए तो भी उतना ही भाड़ा देना है, टैक्सी वाला ज्यादा पैसे थोड़ी लेगा, बताइए क्यों, उसका सिंगुलर यूनिट है, पर किलोमीटर। लेकिन आप ट्रेन में जाते हैं, आप मेट्रो में जाते हैं, अकेले जाए एक टिकट लेंगे, साथ में चुन्नू भी है 2 टिकट, मुन्नू भी है 3 टिकट, वो कंपाउंड यूनिट है। वहां यूनिट क्या है, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, और टैक्सी वाला क्या लेता है, पर किलोमीटर, वो सिंगुलर यूनिट है। तो कभी कभी यूनिट सिंगुलर भी होता है
और कभी कभी यूनिट कंपोजिट भी होता है, ठीक है नहीं? कोई डाउट आपको? राइट? कंपोजिट का एग्जांपल दिया मैंने आपको, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, माल जाने के लिए पर टन पर किलोमीटर, इस तरीके से होता है। प्रोडक्टिव यूनिट्स वो होते हैं जिसके लिए हम कस्टमर को बिल करते हैं। आप टैक्सी में बैठे, आपकी टैक्सी चलिए 20 किलोमीटर, तो आप 20 किलोमीटर का पेमेंट करते हैं। टैक्सी वाला कहे भाई साहब 30 का कर दो, उसने कहा क्यों सर 10 किलोमीटर मुझे आपको ढूंढने में लग गए थे, आपको यार बड़ी मेहरबानी 10 ही लगे थे, कि 1000 लग जाते मैं तो लुट जाता, आप थोड़ी दोगे उसको पैसे। मेरी बात समझे? तो प्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं जिसके लिए हम कस्टमर को बिल करते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? कमाऊ यूनिट्स, अर्निंग यूनिट्स। तो सुनिए, दीज आर ऑल्सो नोन एज अर्निंग यूनिट्स। दीज आर दोज यूनिट्स ओवर विच एक्चुअल प्रोडक्शन इज डन एंड विच कैन बी बिल्ड, जिसकी हम बिलिंग करें। एग्जाम्पल, किलोमीटर ड्यूरिंग विच कस्टमर इज एक्चुअली यूजिंग द टैक्सी। तो वो वाले यूनिट्स हमारे क्या होते हैं? प्रोडक्ट। Unproductive units, these are those units over which actual output is not being produced but expenses are being incurred. टैक्सी वाला कस्टमर ढूंढ रहा है, जगह जगह जाके रुक रहा है, स्टॉप्स पे आवाज लगाता है, देखता है कोई रोक ले, नहीं मिलता आगे चला जाता है। ये सब अनप्रोडक्टिव यूनिट्स है। खर्चा यानी पेट्रोल, टायर की घिसावट, गाड़ी का डेप्रिसिएशन सब हो रहा है, पर पैसा नहीं मिलेगा इसका। सो दीज आर अनप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो दीज आर दोज यूनिट्स ओवर विच एक्चुअल आउटपुट इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड बट एक्सपेंसेस आर incurred. These units cannot be built. Example, kilometer traveled by taxi in searching the customer and for refueling the taxi. कोई डाउट? अब इसका ये फॉर्मेट है। ज्यादातर केस में हम 3 या 4 कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम आइटम्स का नाम, ऊपर पहले ले लेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, फिर ले लेंगे रनिंग चार्जेस, रनिंग कॉस्ट या स्टैंडिंग कॉस्ट कह लीजिए, दोनों का जोड़ टोटल कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट जोड़ दो तो आपका सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। फिर एक कॉलम बना लेते हैं पर यूनिट का, एक कॉलम बना लेते हैं टोटल का, एक कॉलम और भी बना लेते हैं वर्किंग नोट्स का, साथ में कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर याद रखिए, खर्चे आप निकालेंगे सारे यूनिट्स के, चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो अनप्रोडक्टिव हो, पर जब डिवाइड करने की बात आएगी प्रोडक्टिव यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकालना। कोई शक?